प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। लालू यादव पर उनके साले सुभाष यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनके दौर में जब वो सीएम होते थे लालू यादव, तब जो अपहरण होते थे उस पर फिरौती की रकम कितनी मांगी जाएगी ये सीएम आवास में तय होता था। ये बड़ा आरोप लगाया है सुभाष यादव ने। तो इन आरोपों के बारे में क्या कुछ लोग सोच रहे हैं, क्या चर्चा है, इसके बारे में बताएंगे आपको। इसके अलावा पशुपति पारस क्या आरजेडी में जा सकते हैं चुनाव से पहले, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक सी वोटर का सर्वे आया है बिहार को लेकर, उसके क्या मायने हैं, इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं सौरभ हूं और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी, जिसमें हम बिहार की राजनीतिक चर्चाएं आपको बताते हैं। और हमारे साथ रोज की तरह हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी मौजूद हैं। पंकज जी, ये तो बहुत बड़ा आरोप है, एकदम एक चैनल को देते हुए इंटरव्यू में सुभाष यादव ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है कि भाई फिरौती। और उस दौर को सोचिए, आज तक पॉलिटिकल जितना भी कैंपेन होता है एनडीए का, बीजेपी का, जेडीयू का, आज तक उस दौर को याद दिलाया जाता है। मैं पिछला चुनाव मुझे अच्छे से याद, मैं जब विधानसभा चुनाव कवर करने गया था, तो किसी भी आप देखिए एनडीए की विचारधारा से जुड़े आदमी व्यक्ति से बात कर लीजिए, आम लोगों से भी बात कर लीजिए, तो वो उस दौर को याद करते थे कि भाई गुंडा राज था। और अब इस बीच ये आरोप लग जाना कि भाई जो अपहरण होते थे, जो फिरौती ली जाती थी, उसके लिए बाकायदा मीटिंग होती थी सीएम आवास में, लालू यादव खुद उसमें शामिल होते थे, उनके करीबी नेता शामिल होते थे, और फिर तय होता था कि कितना रेट लिया जाएगा अपहरण के बाद छोड़ने के लिए। तो बहुत बड़ा आरोप है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए सौरभ, मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरीके से सुभाष यादव, जो कि उनके काफ़ी दुलरुआ साले कहे जाते थे एक ज़माने में, और अगर आप कहें तो 97 में जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी और ये सेक्रेटेरिएट में क्लर्क की भूमिका में थे, तो इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और बहन को सरकार चलाने में भरपूर मदद कर रहे थे। सत्ता के केंद्र होते थे। ये दो भाई थे, सुभाष और साधु यादव। इनका जलवा होता था, आप ये जान लीजिए। अब क्या है कि ये पिछले 22 साल से लालू परिवार से दूर हैं दोनों भाई। दरअसल लालू परिवार में ये यकीन हो गया कि जो लालू परिवार सत्ता से दूर होती चली गई, उसकी बड़ी वजह सुभाष और साधु ही है। और ये जान लीजिए, दोनों का गम, दोनों का दर्द समय समय पर बाहर निकलता रहता है। और जिस तरीके से साधु यादव हो, सुभाष यादव हो, आप याद करिए तेजस्वी यादव की शादी हुई थी, दोनों बुलाए नहीं गए थे, और उसके बाद दोनों का दर्द किस तरीके से बाहर आया था। कई बार साधु यादव ने तेज प्रताप यादव को लेकर के भी बहुत कुछ बोला, उनके निजी जिंदगी के बारे में, ये भी जान लीजिए। तो ये भी काफी चर्चित रहा। आपको बताते हैं कि सुभाष यादव ये कह रहे थे कि जब उस जमाने में अपहरण होता था तो फिरौती की रकम सीएम हाउस में तय होती थी। ये बड़ा ही गंभीर विषय है। दरअसल वो ये भी कहते थे कि देखिए, हमें तो बदनाम किया गया, हम किसी घोटाला में फंसे क्या, हमारा कोई नाम चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, किसी तरह के घोटाला में आया क्या, लेकिन हमें फंसाया गया, हमें जानबूझ करके बदनाम किया गया। और बदनाम करने वाले कोई और नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव हैं। दरअसल वो कई जगह सोशल मीडिया पे बोल चुके हैं, न्यूज चैनल पे बोल चुके हैं, अखबार में बोल चुके हैं। तो समझ लीजिए कि बकौल सुभाष यादव वो ये कहते हैं, एक इंसिडेंट की भी चर्चा करते हैं, कहते हैं कि एक व्यक्ति का अपहरण हुआ था, अपहरणकर्ता अब है नहीं, वो सहरसा के किसी बाहुबली का नाम लेते हैं, और साथ ही साथ ये कहते हैं कि जो अपहरणकर्ता जिस पर इन्होंने आरोप लगाया था वो सुभाष यादव का आदमी माना जाता था। तो वो बात गलत साबित हुई, और उसके बाद जो अपहरण करता था वो सहरसा का रहने वाला था और वो मर चुका है। तो वो ये भी कहते थे कि हरियाणा से कोई बिजनेसमैन आया, उसका अपहरण हुआ, और उसके बाद फिर डीलिंग हुई। डील करने में प्रेम गुप्ता, लालू प्रसाद सब लोग थे, और शाहबुद्दीन का भी नाम लेते हैं। तो सवाल उठता है कि इतने गंभीर आरोप, मुझे लगता है चुनाव से पहले अगर इस तरह का आरोप सुभाष यादव लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह बात और तेजी से उठेगी कि आखिरकार सुभाष कह क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। और चुनाव से पहले इस तरह का आरोप, ये देखिए अभी
इंडिया गठबंधन की करारी हार हुई। ये बात और है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी जीती उसके बाद ऐसा लगने लगा कि पूरे देश में भगवा मैं हो चुका है। अगर आप पिछले 4 चुनाव की बात करें तो एक आप झारखंड को छोड़ दें तो बीजेपी महाराष्ट्र जीत रही है, बीजेपी हरियाणा जीत रही है, सबसे चैलेंजिंग दिल्ली जीत रही है, और अब अगला चुनाव बिहार में होना है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप ये पाएंगे कि आरजेडी को लेकर के जिस तरीके से सुभाष यादव बयान दे रहे हैं वो लालू प्रसाद यादव को मुश्किल में डाल सकता है। और सौरभ, एक सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जंगल राज का तमगा हटा नहीं है। अभी तक इस बात की चर्चा जोरदार होती है, जबकि आप फर्ज करिए 2005 में नीतीश कुमार आए और जब जो फर्स्ट टाइम वोटर अब 18 साल का होता है तो 20 साल तो हो चुके हैं, उसके बावजूद जंगल राज की बात होती है और कहा जाता है कि आप हमें वोट नहीं दीजिएगा तो जंगल राज आ जाएगा। लालू शासन में क्या होता था, अपहरण का उद्योग चलता था और ये सत्ता संरक्षित अपराध होता था, इस तरह की बात होती थी। अभी भी कहा जाता है कि क्या जेडीयू के शासनकाल में अपहरण नहीं होता, क्या जेडीयू के शासनकाल में अपराध नहीं होते? तो पलट करके एनडीए जवाब देता है, जेडीयू जवाब देती है, बीजेपी का जवाब होता है कि सत्ता संरक्षित अपराध नहीं होता है, पहले ऐसा ही होता था। तो आप समझ लीजिए इस तरह की बात सुभाष यादव द्वारा करना और सीधे सीधे अपने जीजा लालू प्रसाद पर आरोप लगाना बहुत गंभीर मसला है। मुझे लगता है एक पॉइंट ये भी उठेगा कि उनके लंबे समय से खुन्नस रही है। अब जो आरोप है वो तो खैर जांच का विषय है, जांच होगी, बात की बात है, मगर एक लंबे समय से खुन्नस भी चली आ रही है उनके। मुझे लगता है राजनीतिक समर्थक ये बात भी बोलेंगे। मैं खुन्नस की वजह जानना चाहता हूं। देखिए, खुन्नस की वजह बहुत साफ है। अलग हुए क्यों थे? खुन्नस इतने दुलारे आप बता रहे थे। खुन्नस तो है ना, खुन्नस से कौन इनकार कर सकता है? आखिरकार सत्ता में ये दोनों बहुत ताकतवर होते थे, किसी एसपीडीएम को कुछ भी कह सकते थे, हर जिले में इनकी तूती बोलती थी, हर जिले में इनके 1500 इनके अपने लोग होते थे। अब समझिए सत्ता से कोसों दूर हो चुके हैं, इनका लालू राबड़ी आवास में आना जाना नहीं है, ये भी बड़ी बात है। तेजस्वी यादव की शादी होती है, अखिलेश यादव बुलाए जाते हैं, अपने मामा नहीं जाते हैं, और साधु यादव का दर्द भी बाहर आता है। तो ये समझ लीजिए ये आपस में जब परिवार में लड़ाई होती है और इस तरह की बात आप बाहर आती है तो इसका मतलब क्या निकाला जाएगा? इसका मतलब बहुत साफ है, बिल्कुल साफ है। वो ये है कि खुन्नस एक वजह है, लेकिन सवाल ये है कि आरोप कौन लगा रहे हैं? आरोप वो लगा रहे हैं जो सरकार का हिस्सा हुआ करते थे, आरोप वो लगा रहे हैं जो परछाई की तरह साथ होते थे, आरोप वो लगा रहे हैं जो राबड़ी देवी के भाई हैं, आरोप वो लगा रहे हैं जो कह रहे हैं कि हरियाणा वाला काम नहीं देगा, मतलब तेजस्वी यादव के साथ जो संजय यादव है। तो खीज संजय यादव पर भी है, खीज मनोज झा पर भी है, सब लोगों पर खीज निकालने का प्रयास है। पर सवाल ये उठता है कि जनता कैसे देखेगी? पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सुभाष यादव ने एक बहुत बड़ा मुद्दा एनडीए के हाथों पकड़ा दिया है। लालू यादव को निश्चित तौर पर जबरदस्त तरीके से एनडीए घेरेगी, कहेगी कोई और नहीं बल्कि सुभाष यादव बोल रहे हैं, अब इसका जवाब दीजिए। आपके यहाँ फिरौती की बात होती थी, एक किस्सा मुझे याद आता है और वो किस्सा बहुत चर्चित है, आपको बता दें कि दरअसल एक डॉक्टर का गाड़ी गुम हो गया था, गाड़ी छीन लिया गया था, चोरी हो गई थी। तो ये जान लीजिए वो गाड़ी को लेकर के वो डॉक्टर को लगा, ये चर्चा कई बार हो चुका है कि वो डॉक्टर को लगा कि हमको सीएम हाउस जाना चाहिए, और उसके बाद जब वो डॉक्टर देखते हैं कि भाई ये छीनने वाला कौन है तो वो बड़े परेशान हो गए थे। तो सवाल यह है कि कई तरह के ऐसे आरोप लगते हैं, डॉक्टर का अपहरण होता था, इंजीनियर्स का अपहरण होता था, टीचर्स का अपहरण होता था, व्यवसायी का अपहरण होता था, ये सारी बातें सच हैं। लेकिन क्या ये सत्ता संरक्षित होता था? क्या वाकई ये लालू यादव संरक्षण देते थे? ये जो सुभाष यादव कह रहे हैं इसमें कितना दम है? क्या इनके पास प्रमाण है? किस आधार पर बोल रहे हैं? मुझे लगता है ये तो जांच का विषय है, लेकिन आरोप बहुत गंभीर है। और जो सुभाष यादव कह रहे हैं बिहार की सियासत में, मुझे लगता है कि लालू प्रसाद को घेरने के लिए ये बहुत बड़ा अस्त्र बनेगा। और देखिए आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से लालू प्रसाद को इस बहाने घेरा गया है। बिल्कुल, अब ये जाहिर सी बात है कि मुद्दा तो बनेगा ये, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं
हर समय आप देखिए इसकी चर्चा होती है, वो दौर याद दिलाने का प्रयास किया जाता है। और अब जब उनके एक समय बड़े करीबी रहे सगे साले ने इतना बड़ा आरोप लगाया है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी एनडीए इसको मुद्दा बनाएगी। अब इसका असर क्या होता है चुनाव में, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। चुनाव की बात हो रही है तो एक और गठबंधन की बात कर लेते हैं जिसकी बड़ी चर्चा है कि क्या पशुपति पारस, जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं, उनकी एनडीए में तो दाल गल नहीं रही है, तो क्या वो आरजेडी की तरफ जा सकते हैं? क्या ऐसी कोई बातचीत चल रही पंकज जी? देखिए, एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के बाद ये कहा जा रहा है कि लालू के साथ पशुपति पारस ने जाने का मन बना लिया है। वो जो दही चूड़ा डिप्लोमेसी हुआ था, उसके बाद ही ये तय होने लगा था कि लालू यादव के साथ ये जा सकते हैं। दरअसल लालू यादव छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन बनाने के पक्ष में, बड़ा दल उनके साथ है नहीं, और बड़ा दल उनके साथ नहीं है तो लालू यादव कैसे सत्ता को हासिल कर सकते हैं, इसका प्रयास करेंगे। चिराग का काट कौन हो सकते हैं? पशुपति पारस। अगर वो कुछ हद तक भी वोट में डेंट करते हैं तो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और उसमें खास बड़ी बात ये कही जा रही है कि पशुपति पारस आएंगे तो उनके साथ सूरजभान सिंह भी आएंगे। सूरजभान सिंह भी कम से कम 4-5 टिकट बांटेंगे। मैंने आपके साथ एक शो में कहा भी था कि पशुपति पारस के तरफ से ये शर्त भी रखा गया है कि सूरजभान सिंह रहेंगे। सूरजभान सिंह बाहुबली हैं, मोकामा से आते हैं और राजनीतिक रसूख भी रखते हैं। वो रामविलास पासवान के भी काफी करीब थे। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने 5 ऐसा विधानसभा क्षेत्र चुना है जहां वो टिकट बांटेंगे। तो लालू प्रसाद पशुपति पारस के सहारे भूमिहार बाहुल क्षेत्र में भी जोरदार दखल देना चाह रहे हैं, सेंधमारी करना चाह रहे हैं और एनडीए को पटकनी देना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार कह ही रहे हैं कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, सभी जातियों को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें गंभीर सवाल यह उठता है कि पशुपति पारस की क्या भूमिका होगी, सूरजभान सिंह एंड कंपनी की क्या भूमिका होगी। सूरजभान सिंह पशुपति पारस की पार्टी में हैं, लेकिन वो जो 5 सीटें बांटेंगे उसमें मोकामा की लड़ाई आपको बड़ा दिलचस्प दिखेगी, क्योंकि एक तरफ अनंत सिंह होंगे, दूसरी तरफ सूरजभान सिंह के द्वारा चुने हुए प्रत्याशी होंगे। कहा जा रहा है सूरजगढ़ा, जो कि लखीसराय के बगल में है, लखीसराय से विजय सिन्हा चुनाव लड़ते हैं, तो क्या सूरजगढ़ा से भी उनके द्वारा चुने गए प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे? उसके बाद एक तेगड़ा का नाम आ रहा है, तेगड़ा बरौनी में पड़ता है, क्या वहां से भी सूरजभान सिंह अपना कोई प्रत्याशी देंगे? फिर नवादा लोकसभा क्षेत्र, जहां से उनके भाई चंदन सिंह लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं, क्या वहां से भी अपने भाई या किसी और को उतारेंगे? तो ऐसे कई नाम हैं। इनफैक्ट आप देखें तो लालू प्रसाद या आरजेडी की इच्छा यह है कि तमाम छोटे दलों को जोड़ करके एक ऐसा कुनबा तैयार किया जाए जो जमीन पर इफेक्टिव हो और एनडीए को जबरदस्त टक्कर दे सके। दरअसल लालू यादव उस तरह की रणनीति बना रहे हैं जिससे कि जो एनडीए का बड़ा समूह दिखाई पड़ता है, जाति गठबंधन, जाति समीकरण, वो टूटे, वो धाराशाही हो और एंटी इनकम्बेंसी का जबरदस्त लाभ उठा सके। वो कह सके कि देखिए नीतीश कुमार बीजेपी के गोद में बैठ चुके हैं, इस तरह का आरोप लगा चुके हैं। पर इस बार बिहार का चुनाव अलग इसलिए भी होगा क्योंकि आप देख लीजिए प्रशांत किशोर भी हैं, उनकी जन स्वराज पार्टी भी है, जन स्वराज पार्टी भी अपनी भूमिका अदा करेगी। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि जन स्वराज पार्टी ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाती है। लेकिन फिलहाल पारस को एक राजनीतिक जमीन तो चाहिए। एनडीए से चिराग पासवान की वजह से वो अलग थलग पड़ गए। अब अलग थलग पड़ गए तो महागठबंधन में तो उनको जगह चाहिए। पशुपति पारस लंबे समय तक इंतजार करते रहे, लोकसभा में उनको एक भी सीट नहीं दी गई, उसके बाद भी वो इंतजार करते रहे। एनडीए ने उनको भाव नहीं दिया, तवज्जो नहीं दिया। एनडीए को यह लगा कि रामविलास पासवान की सारी विरासत को चिराग पासवान संभाल चुके हैं। ऐसे में क्या एनडीए पशुपति पारस को तवज्जो देगी? वैसे एनडीए कहती रही कि पशुपति पारस हमारे लिए अभी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जगह के रूप में कुछ दिया नहीं गया।
इसलिए ये चर्चा बहुत जोर शोर से उठ रही है कि पशुपति पारस करेंगे क्या। तो मीटिंग हो गई, मीटिंग में तय हो गया कि अब पशुपति पारस और उनकी टीम लालू प्रसाद के साथ जाएगी। लालू प्रसाद इनको 10 से 15 सीटें दे सकते हैं, जिसमें 5 सीट सूरजभान सिंह बांट सकते हैं, जो पशुपति पारस के सुपुत्र हैं प्रिंस राज, जो कि समस्तीपुर से एमपी रहे थे, माफ करिएगा भतीजे हैं, वो भी अब बाहें समेट चुके हैं कि क्यों नहीं विधानसभा चुनाव में उतरा जाए। तो इस तरीके से पशुपति पारस, उनका कुनबा, उनका परिवार अब नए गठबंधन में नए राजनीतिक भूमिका की तलाश में है। देखिए किस तरीके से ये लोग सफल होते हैं। पर इतना सच है कि इनकी पार्टी के फाइनेंसर सूरजभान सिंह ही होंगे, और सूरजभान सिंह को भी लगता है कि बगैर राजनीति के जिंदा रहना या ताकतवर रहना मुमकिन नहीं है। इसलिए सूरजभान सिंह को भी राजनीतिक जमीन चाहिए, नया गठबंधन चाहिए। तो पशुपतिनाथ पारस की ताकत सूरजभान सिंह है, और पशुपतिनाथ पारस को लालू प्रसाद चिराग पासवान के समकक्ष उनके विरोध में खड़ा करना चाहते हैं, पासवान वोटों में सेंधमारी करना चाहते हैं, और छोटा छोटा गठबंधन बना करके एनडीए से मजबूत मुकाबला करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे मुझे लगता है कि तमाम राजनेताओं को उनका किनारा मिलता नजर आ रहा है, खासतौर पर पशुपति पारस को, जो काफी दिन से इधर उधर भटक रहे थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करेंगे। तो लगभग पंकज जी कह रहे हैं कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो आरजेडी के साथ ही रहेंगे, और लालू यादव वैसे भी इस ख्याल के साथ तैयार है कि छोटी छोटी पार्टियों को कुनबा बनाया जाए और एनडीए को मजबूत टक्कर दी जाए। होगा क्या, ये तो भविष्य में पता चलेगा। मगर आज की तारीख में अगर चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, तो किसको फायदा होगा ये पता लगाने के लिए सी वोटर ने एक सर्वे किया था, जिसके मुताबिक आज की तारीख में जो पिछली परफॉर्मेंस थी उससे बेहतर परफॉर्मेंस रहेगी एनडीए की, यानी कि वो 52% वोट तक पा सकती है और 33 से 35 सीटें पा सकती है। 30 सीटें मुझे लगता है 2024 की लोकसभा में पाई थी, तो मतलब उसका परफॉर्मेंस और 3 से 5 सीटें बढ़ सकता है। वहीं जो इंडिया गठबंधन जिसने 9 सीटें पाई थी वो घट के 5 से 7 सीटों पर आ सकता है, वोट परसेंटेज 42% रहेगा। तो इस तरीके का एक सर्वे हुआ है, तो लोकसभा के मुताबिक है, पर इसका विधानसभा में कितना असर रहेगा, क्या कैसे देख रहे हैं सर्वे को? देखिए मुझे ये लगता है कि ठीक है, आप मान लीजिए 35-37 नहीं भी लीजिए तो 30 तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकता है। 35-37 अगर मोदी के रूप में पीएम हो तो उसको देखते हुए बहुत लोग मोदी को वोट करेंगे। पर अगर नीतीश कुमार सीएम है और लगातार सीएम बने हुए हैं तो एक एंटी इनकम्बेंसी वोटर्स भी होते हैं। पर कुल मिलाकर के मैं ये देख पा रहा हूं कि निश्चित तौर पर अभी एनडीए जहां पर खड़ा है, मुझे एनडीए 175 के आसपास साफ दिखाई पड़ रहा है। अब वैसे जनता क्या करेगी ये कहना बहुत मुश्किल है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा 2019 में 39 सीटें जीत गई थी एनडीए लोकसभा में, और 2020 में तेजस्वी यादव सिर्फ 12,000 वोटों से चूक गए थे। तो उसकी बड़ी वजह यह थी कि चिराग पासवान हर जगह जेडीयू के विरोध में चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था, और इसलिए जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी हो गई थी। नीतीश कुमार बहुत नाराज भी थे। जेडीयू ने अपनी खींच चिराग पासवान की पार्टी तोड़ करके निकाला। कई बार चिराग पासवान ने इस बात को सार्वजनिक रूप से बयां भी किया, लेकिन अब सब एक हो चुके हैं। अब सबको लगता है कि नहीं, एनडीए का कुनबा बिल्कुल ठीक है। चिराग अपनी सीट लेने के लिए लगे हुए हैं, चिराग बेहतर बार्गेनर हैं। तो सवाल उठता है चिराग को कितनी सीटें मिलेंगी, जीतन राम मांझी को कितनी सीटें मिलेंगी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को कितनी सीटें मिलेगी, और जेडीयू और बीजेपी को कितनी सीटें मिलेगी। लेकिन अगर आप जाति के आधार पर देखेंगे तो जाति के आधार पर देखने से आपको यह पता चल जाएगा कि जाति के आधार पर हर तरीके से एनडीए जो जाति समीकरण बनता है, एनडीए महागठबंधन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इस बात को आप जान लीजिए। तो जब एनडीए महागठबंधन से बहुत ज्यादा ताकतवर है तो निश्चित तौर पर जो कैलकुलेशन बिठाया जा रहा है और उसको देखा जा रहा है, तो उस हिसाब से लग रहा है कि एनडीए की सरकार फिर से आएगी। अभी देखिए राजेश वर्मा जो कि एलजेपीआर के एमपी हैं, वो तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एक बार विधानसभा चुनाव से पहले फिर टूटेगा। तो सवाल उठता है कि टूटेगा तो कौन टूटेगा, क्योंकि वीआईपी को बड़ा ही वो माना जा रहा है
कि वीआईपी पार्टी को अगर एनडीए कुछ ठीक ठाक ऑफर कर दिया तो वीआईपी पार्टी कभी भी इंडिया गठबंधन को छोड़ करके एनडीए के तरफ आ सकती है। अब जो वीआईपी पार्टी क्लेम करती है कि हमारे पास 7% वोट है, अगर वो वीआईपी पार्टी इधर आती है तो साफ साफ पलड़ा भारी एनडीए का हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार से मुकेश सहनी के संबंध अच्छे हैं। अभी मुकेश सहनी किसी पद पर नहीं है, पर उनका सरकारी आवास भी खाली नहीं कराया गया है। तो कहा यह जाता है कि मुकेश सहनी जोरदार बार्गेनर हैं। आरजेडी के भीतर भी मुकेश सहनी को शक के आधार पर देखा जाता है। मुकेश सहनी ने अभी कल ही कहा है कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ बना हुआ हूं और इंडिया गठबंधन जीतेगी और मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, पर डिप्टी सीएम आरजेडी के द्वारा तो डिक्लेयर किया नहीं गया है। ऐसे में यही तो सवाल उठ रहा है कि आखिरकार मुकेश सहनी करेंगे क्या, पर मुकेश सहनी नहीं भी साथ हैं तो भी आप ये देख लीजिए कि एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत दिखाई पड़ रहा है। लेकिन चुनाव में क्या होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि महागठबंधन में भी आप देखिए कांग्रेस कैसा परफॉर्म करती है, लेफ्ट पार्टीज कैसा परफॉर्म करती है, वीआईपी कैसा परफॉर्म करती है, पशुपति पारस की पार्टी कैसा परफॉर्म करती है और आरजेडी कैसा परफॉर्म करती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये चर्चा बहुत उठती है कि आरजेडी की स्थिति इस बार बहुत खराब होने वाली है। बोलने वाले साधु यादव भी हैं, सुभाष यादव भी हैं, कह रहे हैं कि पुत्र का शासन आया है, पुत्र के हाथ में नेतृत्व सौंप दिया गया है, मतलब तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव हरियाणा वाले की सलाह पर चलते हैं। ये खीस भी बार बार निकालते हैं पार्टी से नाराज लोग, दुखी लोग। पर रिजल्ट क्या होगा, जनता क्या चूज करेगी, ये अपने आप में दिलचस्प होगा। लेकिन अगर हम जाति समीकरण को ध्यान में रखें तो उससे साफ दिखाई पड़ता है कि एनडीए बहुत भारी है। बिल्कुल, बाकी जो सर्वे हैं और उनके जो नतीजे हैं वो चुनाव में ज़रूर नहीं कि रिफ्लेक्ट हो, और अभी बहुत वक्त बाकी भी है। तमाम गठबंधन मुझे लगता है बनेंगे, टूटेंगे, बिगड़ेंगे, तो उसके बाद ही तय हो पाएगा कि बिहार की जनता क्या फैसला करती है, खासतौर पर चुनाव के बाद। तो हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी, और बिहार में वैसे भी राजनीति इतनी होती है और अपडेट्स लगातार आते रहते हैं, यूँ आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।